दोस्तों, हम सभी आज़ादी चाहते हैं। अपने मन से जीना, अपने फैसले खुद लेना, किसी के नियंत्रण में न रहना। लेकिन एक सवाल है जो शायद ही हम खुद से पूछते हैं, क्या हम सच में आज़ाद हैं? अगर आप अपने मूड से बंधे हैं, अगर आप आलस्य के आगे हार जाते हैं, अगर आप जानते हुए भी सही काम नहीं करते, तो यह आज़ादी नहीं, यह एक नर्म लेकिन गहरी गुलामी है। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए लिखी गई बुक है। ये बुक आपको आराम नहीं देती, यह आपको जगा देती है। यह मीठे शब्दों में बहलाने की बजाय कठोर सच्चाई से सामना कराती है। ये बताती है कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि एक हथियार है। वो हथियार जो आपको खुद की कमजोरियों से लड़ने की ताकत देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन हमारी आज़ादी छीन लेगा, लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप हालात के गुलाम नहीं रहते। आप अपने डर, इच्छाओं और बहानों के गुलाम नहीं रहते। आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं। ये बुक मानसिक मजबूती, आत्मनियंत्रण, शारीरिक अनुशासन, नेतृत्व और अंत में आज़ादी के असली अर्थ की बात करती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। अगर आप खुद से सख्ती करने को तैयार हैं, अगर आप आसान की जगह सही चुन सकते हैं, और अगर आप सच में आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। क्योंकि अनुशासन ही वो मूल्य है जो आज़ादी खरीदता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, अनुशासन का दर्शन। अगर आज़ादी आपको आराम लगती है, तो आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मन करे तो करूंगा ही स्वतंत्रता है, तो यही सोच आपको कमजोर बना रही है। असल में जिस चीज से हम भागते हैं, वही चीज हमें आज़ाद करती है। उसका नाम है अनुशासन। ये बुक एक सीधी और कठोर सच्चाई से शुरुआत करती है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि आज़ादी का रास्ता है। लोग अक्सर अनुशासन को बोझ समझते हैं। उन्हें लगता है कि नियम, सख्ती, समय पर उठना, सीमाओं में रहना, ये सब आज़ादी छीन लेते हैं। लेकिन लेखक इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। अनुशासन दरअसल वो शक्ति है जो आपको कमजोर हालात का गुलाम बनने से बचाती है। जब आप अनुशासित नहीं होते, तब आप अपने मूड, अपनी आलस्य, अपनी इच्छाओं और अपने डर के गुलाम बन जाते हैं। और गुलामी कभी आज़ादी नहीं हो सकती। मानव स्वभाव आराम चाहता है। देर से उठना, टालना, आसान रास्ता चुनना, कठिन फैसलों से बचना, ये सब प्राकृतिक लगता है। लेकिन यही प्राकृतिक लगने वाली आदतें धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती हैं। चूंकि आराम अस्थायी सुख देता है, लेकिन स्थायी समस्या पैदा करता है, जबकि अनुशासन अस्थायी कठिनाई देता है, लेकिन स्थायी समाधान। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि जीवन दुखों से भर जाए। अनुशासन का मतलब है आप खुद तय करें कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। यानी नियंत्रण। नियंत्रण ही असली ताकत है। जब आपके पास खुद पर नियंत्रण होता है, तब बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती। थकान, डर, भ्रम, दबाव, ये सब मौजूद रहते हैं, लेकिन वे निर्णय नहीं लेते। निर्णय आप लेते हैं। अनुशासन आपको भावनाओं के ऊपर उठाता है। आप मन नहीं है से आगे सोचते हैं। आप आज छोड़ देते हैं की जगह आज ही करेंगे चुनते हैं। यही फर्क है एक आम जीवन और एक मजबूत जीवन में। अनुशासन प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है। लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। अनुशासन तब भी काम करता है जब मन नहीं करता, जब शरीर थका हो, जब हालात अनुकूल ना हो। इसलिए अनुशासन कोई भावना नहीं, एक निर्णय है। यही कारण है कि अनुशासन को आज़ादी कहा गया है, क्योंकि आप परिस्थितियों के इंतजार में नहीं रहते, आप हालात बनाते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि कमजोरी को पहचानो, लेकिन उससे समझौता मत करो। आलस्य, डर, आत्मसंदेह, ये दुश्मन है। और दुश्मन को सहानुभूति नहीं, अनुशासन चाहिए। खुद को सख्ती से देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और बिना बहाने सुधार करना, यही अनुशासन का मूल है। अनुशासन आपको ईमानदार बनाता है, सबसे पहले खुद के साथ। जब आप अनुशासित होते हैं, तब आप स्वतंत्र होते हैं। आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। आप हालात का बहाना नहीं बनाते। आप इंतजार नहीं करते। आप तैयार रहते हैं। अनुशासन आपको वो आत्मसम्मान देता है जो किसी बाहरी तारीफ से नहीं मिलता। यह वो शांति देता है जो ये जानने से आती है कि आपने वो किया जो करना चाहिए था। सभी के अंदर एक युद्ध चल रहा है। आराम बनाम अनुशासन, आसान बनाम सही, अभी नहीं बनाम अभी। और इस युद्ध में कोई तटस्थ नहीं होता। या तो आप जीतते हैं या आपकी कमजोरियां। लेकिन सवाल ये है, जब दिमाग थक जाता है, जब इच्छाएं हावी हो जाती हैं, जब डर और संदेह सिर उठाते हैं, तब अनुशासन कैसे कायम रखा जाए? तब खुद को कैसे कंट्रोल किया जाए? अगले पार्ट 2 में हम इसी युद्ध के सबसे खतरनाक मैदान में उतरेंगे, मतलब मन के अंदर।
तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 जो है मानसिक मजबूती के बारे में, जहां अनुशासन सिर्फ आदत नहीं हथियार बनता है। शरीर हारता नहीं है, सबसे पहले दिमाग हारता है। और जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई भी हालात तोड़ नहीं सकते। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, न हालात, न लोग, न समय। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का दिमाग। दिमाग आराम चाहता है, वो बहाने बनाता है, वो आपको समझाता है कि अभी रुक जाना ठीक है। वो डर दिखाता है, थकान बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और असफलता की कल्पनाएं करता है। मानसिक कमजोरी तब शुरू होती है जब आप इन आवाजों पर विश्वास कर लेते हैं। जब आप हर विचार को सच मान लेते हैं। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती। मानसिक मजबूती का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, डर को नकारना नहीं है, थकान को अनदेखा करना नहीं है। मानसिक मजबूती का मतलब है डर होते हुए भी सही निर्णय लेना, थकान होते हुए भी नियंत्रण बनाए रखना, भावनाओं के बावजूद अनुशासन पर टिके रहना। यही वो अंतर है जो साधारण और मजबूत इंसान के बीच होता है। हमें अपने मन को आदेश देना सीखना चाहिए। दिमाग को मालिक मत बनना चाहिए, उसे नौकर बनाओ। जब दिमाग कहे रुक जाओ तो आप जवाब दो, आगे बढ़ो। जब दिमाग कहे छोड़ दो तो आप तय करो, पूरा करूंगा। मानसिक मजबूती प्रतिक्रिया नहीं है, ये कमांड है। अगर आपकी सोच ढीली है तो आपका जीवन भी ढीला होगा। नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह, डर, शिकायत, ये सब मानसिक कमजोरी के लक्षण हैं। आप जिस भाषा में खुद से बात करते हैं वही आपकी मानसिक शक्ति तय करती है। अनुशासित सोच आपको शांत बनाती है, अव्यवस्थित सोच आपको बेचैन। भावनाएं आती हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन उनके आधार पर निर्णय लेना कमजोरी है। मानसिक मजबूती आपको ये सिखाती है कि आप भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग व्हील न सौंपे। जब निर्णय भावनाओं से लिए जाते हैं तो पछतावा पैदा होता है। जब निर्णय अनुशासन से लिए जाते हैं तो आत्मसम्मान। मानसिक मजबूती का मतलब दर्द का अंत नहीं है, क्योंकि दर्द रहेगा, असहजता रहेगी, संघर्ष रहेगा, लेकिन मानसिक मजबूती आपको सिखाती है दर्द से भागना नहीं, उसके साथ काम करना। आप दर्द के आदी नहीं बनते, आप उसके ऊपर उठते हैं। मानसिक कमजोरी बहानों में जीती है, मानसिक मजबूती बहानों को पहचानकर खत्म करती है। अगर आपके पास बहाना है तो आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और जो जिम्मेदारी से भागता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। मानसिक मजबूती का एक बड़ा संकेत है दबाव में भी शांति। जब दिमाग शांत होता है तो निर्णय साफ होते हैं, जब दिमाग बिखरा होता है तो फैसले कमजोर। अनुशासन दिमाग को स्थिर करता है, और स्थिर दिमाग ही कठिन फैसले ले सकता है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, अगर दिमाग को कंट्रोल करना इतना जरूरी है तो दैनिक जीवन में यह नियंत्रण कैसे बने? हर दिन, हर हालात में। अगले पार्ट 3 में हम उस नियम पर आएंगे जो इस पूरी बुक की रीढ़ है, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां अनुशासन सिर्फ सोच नहीं, जीवन की जिम्मेदारी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आत्मनियंत्रण एवं जिम्मेदारी। जिस पल आप बहाना बनाते हैं उसी पल आप अपनी ताकत किसी और को सौंप देते हैं, और जो अपनी ताकत छोड़ देता है वो कभी आजाद नहीं रह सकता। पार्ट 2 में हमने सीखा कि दिमाग को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। अब पार्ट 3 उस बिंदु पर आता है जहां अनुशासन व्यवहार बनता है, यानी आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी। अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्ती नहीं, अनुशासन का मतलब है पूरी जिम्मेदारी लेना। अधिकतर लोग अपनी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढते हैं, हालात, लोग, सिस्टम, समय, हर जगह दोष है, बस खुद के अंदर नहीं। लेकिन जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप नियंत्रण नहीं ले सकते, और बिना नियंत्रण के अनुशासन संभव नहीं, और बिना अनुशासन के आजादी असंभव है। आत्मनियंत्रण का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है, इसका मतलब है इच्छाओं को नेतृत्व देना। आप तय करते हैं कि क्या करना है, ना कि आपकी इच्छाएं तय करें। जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं तब दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। जो इंसान खुद पर सीमाएं नहीं लगाता, दुनिया उस पर मजबूरियां थोप देती है। आत्मनियंत्रण सीमाएं बनाता है, समय की सीमा, ऊर्जा की सीमा, ध्यान की सीमा। ये सीमाएं कैद नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को दोषी ठहराते रहें। इसका मतलब है आप स्वीकार करते हैं कि स्थिति जैसी भी है उससे निकलने की जिम्मेदारी आपकी है। यही स्वीकार ही शक्ति देता है, यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। बहाने आराम देते हैं लेकिन वे आपकी क्षमता को मार देते हैं। हर बहाना एक निर्णय है जिम्मेदारी छोड़ने का, और जो जिम्मेदारी छोड़ता है वो अनुशासन छोड़ देता है।
अनुशासन तब स्थायी बनता है जब आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं। मैंने आज वो किया जो करना चाहिए था या नहीं? मैंने आसान चुना या सही? ये सवाल कठोर है, लेकिन यही सवाल आज़ादी की नींव रखते हैं। दूसरों का सम्मान खुद के नियंत्रण से पैदा होता है। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। आत्मनियंत्रण चरित्र बनाता है, चरित्र विश्वास बनाता है, और विश्वास नेतृत्व। अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तब आपका दिमाग शांत होता है। क्योंकि तब आपको दोष ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। आप समाधान ढूंढते हैं, लेकिन जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण तभी काम करते हैं जब आपके सामने कोई स्पष्ट दिशा हो। सवाल ये है, आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? अगले पार्ट 4 में हम अनुशासन के उस पहलू में उतरेंगे जो बिना दिशा के बेकार है, गोल्स और फोकस, जहां अनुशासन रास्ता बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4, गोल्स और फोकस, यानी लक्ष्य और फोकस। अगर आपको नहीं पता आप कहां जा रहे हैं, तो अनुशासन भी आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। कड़ी मेहनत बिना दिशा के सिर्फ थकान बन जाती है। पार्ट 3 में हमने देखा कि आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी क्यों जरूरी है। अब पार्ट 4 उस बिंदु पर आता है जहां अनुशासन को दिशा मिलती है, यानी लक्ष्य और फोकस। अनुशासन तब शक्तिशाली बनता है जब वो किसी लक्ष्य की सेवा करता है। बहुत लोग मेहनती होते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। कारण सीधा है, उनके पास मेहनत है, पर लक्ष्य नहीं। लक्ष्य वो बिंदु है जो आपकी ऊर्जा को इकट्ठा करता है। बिना लक्ष्य ऊर्जा बिखर जाती है। मानसिक भ्रम सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला तत्व है। जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो ना कहना आसान हो जाता है। स्पष्ट लक्ष्य फोकस पैदा करता है, और फोकस अनुशासन को टिकाऊ बनाता है। फोकस का मतलब बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना नहीं है। फोकस का मतलब है अनावश्यक चीजों को हटाना, लेकिन हर हाँ किसी ना की कीमत पर आता है। जो इंसान हर चीज पर ध्यान देता है, वो किसी भी चीज में गहराई नहीं बना पाता। मानसिक मजबूती का एक बड़ा नियम है, एक समय में एक लक्ष्य। जब आप बहुत कुछ एक साथ जीतना चाहते हैं, तो आप किसी में भी पूरी ताकत नहीं लगा पाते। फोकस आपको वर्तमान क्षण में रखता है, और वर्तमान क्षण ही नियंत्रण में होता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो जीवन सरल हो जाता है। आप हर चीज पर सोच विचार नहीं करते। आप सिर्फ पूछते हैं, क्या यह मेरे लक्ष्य के करीब ले जाता है या दूर? यही सवाल समय, ऊर्जा और इच्छाओं को सही दिशा देता है। डिस्ट्रैक्शन कमजोरी नहीं, एक हमला है, और हर हमला फोकस तोड़ने के लिए होता है। अनुशासन का काम है इन हमलों को पहचानना और अनदेखा करना। जीवन में लक्ष्य स्थिर होते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। फोकस लचीला हो सकता है, कमजोर नहीं। आप रास्ता बदल सकते हैं, दिशा नहीं। जब अनुशासन और फोकस साथ आते हैं, तो प्रगति अनिवार्य हो जाती है। धीमी हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं। यही वो जगह है जहां मेहनत नतीजों में बदलती है। लेकिन लक्ष्य और फोकस तभी टिकते हैं जब आपके दिन अनुशासित हों। सवाल ये है, हर दिन को कैसे जीता जाए? रूटीन क्यों जरूरी है? अगले पार्ट 5 में हम अनुशासन को दिनचर्या में उतारेंगे, टाइम मैनेजमेंट और रूटीन, जहां अनुशासन आदत बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5, टाइम मैनेजमेंट और रूटीन, यानी समय प्रबंधन एवं दिनचर्या के बारे में। आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास अनुशासन की कमी है। जो अपने दिन को कंट्रोल नहीं करता, वो अपने जीवन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पार्ट 4 में लक्ष्य और फोकस की बात हुई। अब पार्ट 5 उस जगह पर आता है जहां लक्ष्य हकीकत बनते हैं, दैनिक दिनचर्या। अनुशासन बड़े फैसलों में नहीं, छोटे रोज के फैसलों में दिखाई देता है। हर इंसान के पास दिन में एक ही समय होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसका मालिक है और कौन उसका गुलाम। जो समय को रिएक्शन में जीता है, वो हमेशा पीछे रहता है। जो समय को प्लान करके जीता है, वही आगे बढ़ता है। दिनचर्या आपकी ऊर्जा को बचाती है, हर बार सोचने की जरूरत खत्म करती है। जब आपके दिन के नियम तय होते हैं, तो इच्छाएं कमजोर हो जाती हैं, और अनुशासन मजबूत। दिनचर्या आपको मूड से ऊपर उठाती है। काम तब भी होता है जब मन नहीं करता। सुबह जिस तरह शुरू होती है, अक्सर दिन उसी तरह चलता है। सुबह का अनुशासन पूरे दिन की दिशा तय करता है, और दिशा तय हो जाए तो भटकाव कम हो जाता है। समय अपने आप चला जाता है। समय दिया जाता है, या तो आप उसे सही जगह देते हैं या गलत जगह। हर बार जब आप अनुशासन छोड़ते हैं, तो आप समय किसी और को सौंप देते हैं। दिनचर्या बड़े बदलावों का बोझ नहीं डालती, वो छोटे कदमों से काम करती है। हर दिन की छोटी जीत आत्मविश्वास बनाती है।
और आत्मविश्वास अनुशासन को स्थायी बनाता है। बाहरी रूप से दिनचर्या सीमाएं लगती है, लेकिन असल में वह आज़ादी देती है। जब आपका दिन तय होता है तो तनाव कम होता है, निर्णय आसान होते हैं, ऊर्जा बचती है। यही कारण है रूटीन को आज़ादी का हथियार होता है। टालमटोल समय की नहीं, निर्णय की समस्या है। दिनचर्या निर्णय पहले ही ले लेती है, इसलिए टालमटोल को जगह नहीं मिलती। अनुशासन हर दिन चाहिए। आप या तो हर दिन अपने सिस्टम का पालन करते हैं या धीरे धीरे वही सिस्टम टूट जाता है। दिनचर्या अनुशासन को रोज जिंदा रखती है, लेकिन सवाल अभी बाकी है, अगर दिनचर्या बन गई तो शरीर का क्या? क्या बिना मजबूत शरीर के मजबूत अनुशासन संभव है? अगले पार्ट 6 में हम अनुशासन के सबसे ठोस रूप पर आएंगे, फिजिकल डिसिप्लिन, जहां शरीर मन का साथ देता है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6, फिजिकल डिसिप्लिन, शारीरिक अनुशासन। कमजोर शरीर कमजोर निर्णयों को जन्म देता है, और जो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपने जीवन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पार्ट 5 में हमने दिनचर्या और समय पर नियंत्रण की बात की। अब पार्ट 6 उस सच्चाई को सामने लाता है जिससे ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं, शरीर भी अनुशासन मांगता है। अनुशासन सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये शरीर से शुरू होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मानसिक मजबूती शरीर से अलग होती है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। जब शरीर ढीला होता है तो मन भी बहाने ढूंढता है। जब शरीर मजबूत होता है तो मन आदेश मानता है। शारीरिक अनुशासन मानसिक अनुशासन की नींव है। शरीर आराम का आदी हो जाता है, और आराम धीरे धीरे कमजोरी में बदल जाता है। आराम की आदत अनुशासन की दुश्मन है। शरीर जब कठिनाई से भागता है तो मन भी हर संघर्ष से भागने लगता है। शारीरिक अनुशासन आपको ये सिखाता है कि असहजता में भी नियंत्रण कैसे रखा जाए। यह आपको सिखाता है दर्द के साथ भी शांत रहना, थकान के बावजूद भी आगे बढ़ना, और सीमाओं के पार जाना। यही गुण जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। जब आप शरीर पर नियम लागू करते हैं तो वो आदेश मानना सीखता है। आप तय करते हैं कब उठना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। यह नियंत्रण सीधा आपके मन में उतरता है। मानसिक अनुशासन अंदर होता है, लेकिन शारीरिक अनुशासन दिखता है। आपका चलना, बैठना, आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी, सब कुछ ये बताता है कि आप खुद पर काबू रखते हैं या नहीं। शरीर आपके अनुशासन का आईना होता है। किसी भी कमजोरी को स्वीकार करो, लेकिन उससे समझौता मत करो। शरीर को ढीला छोड़ देना आसान है, लेकिन उसकी कीमत पूरा जीवन चुकाता है। जब आप जानते हैं कि आपने शरीर से वो करवाया जो करना चाहिए था, तो एक गहरा आत्मसम्मान पैदा होता है। यह आत्मसम्मान बाहरी तारीफ से नहीं आता, ये भीतर से आता है, और यही आत्मसम्मान अनुशासन को लंबे समय तक जिंदा रखता है। शारीरिक अनुशासन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर दिन की मेहनत, हर दिन की प्रतिबद्धता और हर दिन का नियंत्रण, यही रास्ता है। जो इस रास्ते से बचता है वो खुद से बच रहा होता है। जब शरीर मजबूत होता है तो दिमाग शांत रहता है, निर्णय साफ होते हैं, और दबाव संभालना आसान हो जाता है। यही कारण है लेखक शरीर को अनुशासन का आधार कहता है। लेकिन शारीरिक अनुशासन के रास्ते में एक बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा होता है, आलस्य और बहाने। वे हर दिन आपको रोकने आते हैं। सवाल ये है, इनसे युद्ध कैसे जीता जाए? अगले पार्ट 7 में हम अनुशासन की सबसे क्रूर लड़ाई में उतरेंगे, वॉर अगेंस्ट लेजीनेस और एक्सक्यूजेस, जहां जीत सिर्फ मजबूत लोग ही हासिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7, जो है वॉर अगेंस्ट लेजीनेस और एक्सक्यूजेस, यानी आलस्य और बहानों से युद्ध। आपको कोई रोक नहीं रहा, सिवाय आपके अपने बहानों के। और आलस्य कभी थका हुआ नहीं होता, वो रोज नई चाल के साथ लौटता है। पार्ट 6 में हमने शारीरिक अनुशासन की बात की। अब पार्ट 7 उस दुश्मन पर सीधा हमला करता है जो हर अनुशासन को अंदर से खा जाता है, आलस्य और बहाने। ये युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर लड़ा जाता है। आलस्य सिर्फ काम न करने का नाम नहीं है। आलस्य है काम को टालना, सही समय को कल में बदलना, अभी की जिम्मेदारी से बचना। आलस्य अक्सर थकान का मुखौटा पहनता है, लेकिन असल में वो अनुशासन की कमी होती है। बहाने डर से पैदा होते हैं। असफलता का डर, कठिनाई का डर, खुद को साबित न कर पाने का डर। बहाने आपको अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपकी पहचान छीन लेते हैं। हर बहाना एक आत्मविश्वास की हत्या है। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप आलस्य से बहस करने लगते हैं। आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तर्क देते हैं, समझौता करते हैं। आलस्य तर्क से नहीं हारता, वो सिर्फ कार्रवाई से हारता है। अनुशासन भावनाओं के साथ नरमी नहीं करता। जब काम करना है तो करना है, जब आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। आलस्य भावनाओं से बात करता है,
अनुशासन आदेश देता है। ये युद्ध एक बार नहीं होता, ये रोज होता है। हर सुबह एक सवाल खड़ा होता है, आसान या सही, और हर दिन आप या तो अपने चरित्र को मजबूत करते हैं या कमजोर। अनुशासन की भाषा सरल होती है। कोई नाटक नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई शोर नहीं, बस काम। जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर कम करता है। आलस्य का अंत कभी संतोष पर नहीं होता, वो हमेशा और चाहता है। और जो इंसान आलस्य को आजादी देता है वो खुद को कैद कर लेता है। जब आप आलस्य को हराते हैं तो आप खुद की नजर में ऊंचे उठते हैं। ये सम्मान बाहरी नहीं होता, यह अंदर पैदा होता है, और यही सम्मान आपको अगले दिन फिर लड़ने की ताकत देता है। लेकिन आलस्य और बहानों से लड़ते लड़ते एक चीज निश्चित है, दर्द और संघर्ष आएंगे। सवाल ये है, क्या आप दर्द से भागेंगे या उसे अपनाएंगे? अगले पार्ट 8 में हम अनुशासन के उस सच से टकराएंगे जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, दर्द, संघर्ष और सहनशक्ति। जहां असली मजबूत लोग बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8, जो है दर्द, संघर्ष और सहनशक्ति के बारे में। दर्द कोई दुर्घटना नहीं है, वो रास्ते का हिस्सा है। जो दर्द से भागता है वो विकास से भागता है। पार्ट 7 में हमने आलस्य और बहानों से युद्ध देखा। अब पार्ट 8 उस सच्चाई को सामने लाता है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, दर्द, संघर्ष और असहजता। अनुशासन आपको दर्द से नहीं बचाता, अनुशासन आपको दर्द के लिए तैयार करता है। दर्द कोई संकेत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। अक्सर दर्द ये बताता है कि आप सही दिशा में हैं। जो भी मूल्यवान है वो संघर्ष मांगता है, और जो संघर्ष से बचता है वो औसत जीवन चुनता है। दर्द और पीड़ा एक नहीं है। दर्द शारीरिक या मानसिक अनुभव है। पीड़ा वो कहानी है जो आप उस दर्द के बारे में बनाते हैं। अनुशासन पीड़ा को खत्म करता है, दर्द को नहीं। अधिकतर लोग संघर्ष को दुश्मन मानते हैं। संघर्ष शिक्षक है, वो आपको आपकी सीमाएं दिखाता है, वो आपके अहंकार को तोड़ता है, और वो आपके चरित्र को गढ़ता है। सहनशक्ति का मतलब दर्द को सहते रहना नहीं है। सहनशक्ति का मतलब है दर्द के साथ भी अनुशासन बनाए रखना। जब शरीर थकता है तब मन को कमान देना, और जब मन कमजोर पड़े तब अनुशासन को थामे रखना। आराम सुरक्षित लगता है, लेकिन वही आपको छोटा बनाए रखता है। विकास असहज होता है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाता है। हर बार जब आप आराम चुनते हैं, आप विकास छोड़ते हैं। अनुशासन दर्द को भावनात्मक कहानी नहीं बनाता। न शिकायत, न नाटक, न आत्मदया, बस स्वीकार और आगे बढ़ना। यही मानसिक परिपक्वता है। जब आप दर्द के बावजूद काम पूरा करते हैं तो आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास शब्दों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, और यही आत्मविश्वास आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। कोई भी संघर्ष हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो संघर्ष से गुजरता है वो बदल जाता है। कमजोरी टिकाऊ नहीं होती, अनुशासन टिकाऊ होता है। दर्द अगर बिना अनुशासन के हो तो वो तोड़ देता है, लेकिन दर्द अगर अनुशासन के साथ हो तो वो गढ़ देता है। यही अंतर है टूटने और बनने में। दर्द और संघर्ष आपको मजबूत बना देते हैं, लेकिन ताकत के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है, नेतृत्व। सवाल ये है, पहले खुद को कैसे लीड किया जाए, फिर दूसरों को? अगले पार्ट 9 में हम अनुशासन के उस स्तर पर जाएंगे जहां फैसले दूसरों को प्रभावित करते हैं, नेतृत्व और निर्णय क्षमता जहां अनुशासन मिसाल बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 पर, जो है नेतृत्व और निर्णय क्षमता के बारे में। नेतृत्व कोई पद नहीं है, यह एक बोझ है, और जो इस बोझ को उठाने के लिए अनुशासित नहीं है वो फैसले लेने के योग्य भी नहीं है। पार्ट 8 में हमने दर्द, संघर्ष और सहनशक्ति को समझा। अब पार्ट 9 उस स्तर पर पहुंचता है जहां अनुशासन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वो नेतृत्व बन जाता है। जो खुद को लीड नहीं कर सकता वो किसी और को लीड नहीं कर सकता। नेतृत्व भाषणों से नहीं शुरू होता, वो आदतों से शुरू होता है। आप समय पर उठते हैं या नहीं, आप वादा निभाते हैं या नहीं, आप दबाव में शांत रहते हैं या नहीं, यही आपके नेतृत्व की असली पहचान है। लोग शब्द नहीं, आपकी दिनचर्या देखते हैं। नेतृत्व का सबसे कठिन हिस्सा है निर्णय लेना। निर्णय टालना आसान है, जिम्मेदारी किसी और पर डालना भी, लेकिन निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। और अक्सर सबसे खराब, एक कमजोर लीडर भावनाओं से फैसले लेता है, एक मजबूत लीडर सिद्धांतों से। अनुशासन फैसलों को स्थिर बनाता है, वो आपको भीड़ के शोर से दूर रखता है। जब सिद्धांत साफ हो तो फैसले आसान हो जाते हैं। नेतृत्व का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात बिगड़ते हैं। अगर लीडर घबराता है तो टीम टूटती है। अनुशासन लीडर को दबाव में भी शांत रखता है, और शांति विश्वास पैदा करती है।
जिम्मेदारी हमेशा ऊपर होती है। अगर कुछ गलत हुआ तो लीडर उसे स्वीकार करता है, बहाना नहीं बनाता, दोष नहीं देता। यही स्वीकार नेतृत्व को सम्मान देता है। टीम भ्रम में काम नहीं कर सकती। नेतृत्व का काम है स्पष्टता देना, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अनुशासन इस स्पष्टता को बनाए रखता है। लीडर उदाहरण बनता है। नेतृत्व आदेश देने का नाम नहीं है, नेतृत्व उदाहरण बनने का नाम है। जो लीडर खुद नियम तोड़ता है वो अनुशासन नहीं, अराजकता फैलाता है। अनुशासित लीडर बिना बोले दिशा दिखाता है। कभी कभी सही फैसला लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन नेतृत्व का मतलब सबको खुश करना नहीं, सही करना है। अनुशासन आपको ये ताकत देता है कि आप कठिन फैसले ले सके बिना डगमगाए। नेतृत्व सत्ता नहीं है, ये सेवा है। आप टीम के लिए ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं और कम बहाने बनाते हैं। यही कारण है लोग ऐसे लीडर पर भरोसा करते हैं। जब अनुशासन, निर्णय और नेतृत्व एक साथ आते हैं तो एक सवाल बचता है, आखिर ये सब किस लिए? आजादी का असली मतलब क्या है? अगले और अंतिम पार्ट 10 में हम इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकालेंगे, जिससे अनुशासन आजादी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10, जो है स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ के बारे में। आजादी वो नहीं है जो आपको करने का मन करे, आजादी वो है जो आपको करना चाहिए, उसे करने की क्षमता। पार्ट 9 में हमने नेतृत्व और निर्णय क्षमता को समझा। अब पार्ट 10 इस पूरी बुक की समरी है। अनुशासन आखिर क्यों आजादी है? अधिकतर लोग आजादी को नियमों की कमी समझते हैं, जिम्मेदारी से दूरी समझते हैं, मनमर्जी को स्वतंत्रता मानते हैं। लेकिन यह आजादी नहीं, धीमी गुलामी है। जब आप मूड के गुलाम होते हैं, इच्छाओं के गुलाम होते हैं, आलस्य के गुलाम होते हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं होते। अनुशासन आपको देता है चुनने की शक्ति। आप तय करते हैं आप कैसे जिएंगे, आप किस दिशा में बढ़ेंगे, आप किन चीजों को अपने जीवन में जगह देंगे। यही चुनाव आजादी की असली पहचान है। जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं तो दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। आप डर से नहीं भागते, आप दबाव में नहीं टूटते, आप परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जीते हैं। यही जीवन आजाद जीवन है। अजीब सच्चाई ये है, अनुशासन मन को शांत करता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपने अपना काम किया है तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं रहती। शांति अनुशासन का उपहार है। आप हालात नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। और जो अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल कर सकता है वो आजाद है, चाहे हालात जैसे भी हों। अनुशासन जीवन को जटिल नहीं बनाता, बल्कि सरल बनाता है। कम निर्णय, कम भ्रम, कम पछतावा और ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा सम्मान, ज्यादा आत्मसम्मान। अनुशासन एक रोज का चुनाव है, ये कोई एक दिन का फैसला नहीं। ये रोज का चुनाव है। हर सुबह आप तय करते हैं आसान या सही। यही चुनाव आपकी आजादी तय करता है। मतलब आप जो रोज करते हैं वही आप है। अगर आपके कार्य अनुशासित है तो आपकी पहचान भी मजबूत होगी, और मजबूत पहचान किसी बाहरी आजादी की मोहताज नहीं होती। अनुशासन कोई बोझ नहीं, कोई सजा नहीं। अनुशासन स्वतंत्रता का मूल्य है। जो यह मूल्य चुकाने को तैयार है वही सच में आजाद है। अब हम पहुंच गए हैं डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम के कंक्लूजन पर। यह बुक हमें सिखाती है आजादी मनमर्जी नहीं, आत्मनियंत्रण है। जब आप अपने विचारों, आदतों और फैसलों पर नियंत्रण रखते हैं तभी आप सच में आजाद होते हैं। अनुशासन आपको कठिन रास्ता चुनना सिखाता है, लेकिन वही रास्ता आपको मजबूत बनाता है। ये किताब बताती है कि कमजोरी से समझौता नहीं, जिम्मेदारी से शक्ति पैदा होती है। अगर आप खुद के मालिक बनना चाहते हैं तो रास्ता एक ही है, अनुशासन। क्योंकि अनुशासन ही आजादी है। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी लेकर आते रहेंगे। और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के बारे में जानने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमन की ऑडियो बुक समरी भी जरूर सुनिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।